कृषि सुधार कानूनों के विरोध में 6 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान संगठनों ने काला दिवस बनाकर विरोध जताया। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान संगठनों के प्रदर्शन में तो कोरोना नियमों की जरा भी परवाह नहीं की गई और राकेश टिकैत की अगुवाई में वहां सड़क पर जुटी भीड़ ने काफी देर तक हंगामा किया। काला दिवस मनाने के चक्कर में सभी लोग एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाना भी भूल गए। हंगामा कर रहे लोगों ने एक पुतला जलाकर कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग दोहराई। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ हल्की धक्का मुक्की भी हुई। इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। जब तक भारत सरकार वापसी नहीं लेगी कानून, यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा। किसान आंदोलन के केंद्र दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर गाजीपुर बॉर्डर की तरह हंगामा नहीं दिखा। वहां ज्यादातर प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे लगाकर विरोध जताया। किसानों का साफ साफ ये कहना है कि जितने भी किसान हैं वो इसी तरीके से अपने घरों के ऊपर काले झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। सिंघू बॉर्डर की तरह टीकरी बॉर्डर पर भी काले झंडों के जरिए किसान संगठनों ने अपनी नाराजगी जताई। सौ बात की बात यह कि दिल्ली बॉर्डर पर 6 महीने से किसानों के धरने की वजह से जो दिक्कतें पैदा हुई उनकी अब हम सबको आदत पड़ चुकी है। लेकिन अब काला दिवस के नाम पर गांवों से शहर और फिर शहर से गांव जाकर किसानों ने महामारी की भी अनदेखी कर दी, जिसका खमियाजा उनको, आपको, हमको, पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है। इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों में एक बार फिर स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ दिखाई देगी, क्योंकि इंटरनेशनल मैचों के लिए दर्शकों को स्टेडियम आने की मंजूरी दे दी गई। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 10 जून से एजबैस्टन में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए 18,000 दर्शकों को आने की इजाजत दी गई। हालांकि स्टेडियम में 16 साल से ज्यादा उम्र के दर्शकों को ही घुसने दिया जाएगा। उसके लिए भी उन्हें कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये रिपोर्ट भी 24 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में भी 4,000 दर्शक आ सकेंगे। ये मुकाबला इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में 18 से 22 जून के बीच खेला जाएगा। दिल्ली में पहले ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत होगी। दिल्ली के द्वारका में मौजूद इस सेंटर में लोग गाड़ी में बैठकर ही कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे, जिसका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उद्घाटन किया। इस दौरान वहां कई लोग अपनी गाड़ियों के अंदर बैठकर ही कोरोना की वैक्सीन लगवाते नजर आए। इस दौरान पहले उनके दस्तावेजों की जांच की गई, इसके बाद उन्हें गाड़ी में ही टीका लगाया गया। आप अपनी गाड़ियों में, अपनी बाइक में आएंगे और आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी के अंदर ही आपको वैक्सीन लग जाएगी। टीका लगवाने के बाद लोगों को गाड़ी में ही आधे घंटे इंतजार करने की हिदायत दी गई। इस नई सुविधा से वहां पहुंचे लोग भी काफी खुश दिखे। Easy to approach and safe also। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जल्द ही दिल्ली में ऐसे कई और ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर खोलने का ऐलान किया। इसी किस्म के ड्राइव थ्रू सेंटर और भी बहुत सारे शुरू होने वाले हैं। द्वारका के निजी अस्पताल में बनाए गए इस सेंटर में फिलहाल रोजाना 100 से 200 लोगों को टीका लगाया जा सकेगा, लेकिन यहाँ टीके की एक खुराक के लिए लोगों को 1600 रुपए चुकाने होंगे। सौ बात की बात है कि दिल्ली में भी ड्राइव थ्रू यानी गाड़ी में बैठे बैठे वैक्सीन लगवाने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना और स्लॉट बुक कराना जरूरी है, और इसके लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर 200 रुपए लिए जा रहे हैं। एक कंपनी के सीईओ को 360 सीटों वाले एक विमान में किसी राजा की तरह सफर करने का मौका मिला। News18.com की रिपोर्ट है कि एमिरेट्स एयरलाइंस के बोइंग 777 विमान से 40 साल के भावेश जावेरी नाम के इस आदमी ने मुंबई से दुबई तक अकेले सफर किया। दुबई में भावेश का ऑफिस है और इस सफर के लिए उन्होंने एक हफ्ते पहले टिकट बुक कराई थी, जिसकी कीमत 18,000 रुपए थी। इस 2.5 घंटे की फ्लाइट के लिए बोइंग विमान में करीब 8 लाख रुपए का ईंधन लगता है, जो कि एक टिकट की कीमत से कई गुना ज्यादा था। लेकिन 19 मई को इस विमान में क्रू मेंबर और भावेश जावेरी के सिवा कोई और यात्री नहीं था। भावेश के पास यूएई का गोल्डन वीजा भी है, जो कोरोना काल में दुबई जाने के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा यह तभी संभव है जब दुबई से विमान अच्छी संख्या में यात्रियों को लेकर मुंबई आए और उसे हर हाल में लौटना हो। देश के कुछ शहरों में छूट के दौरान सब्जी मंडियों में उमड़ी भीड़ ने कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा दी। जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों को राजस्थान में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक, जबकि बिहार में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलने की इजाजत है। लेकिन इस दौरान इन राज्यों के कुछ शहरों में लोगों ने खूब लापरवाही बरती। राजस्थान के सवाई माधोपुर इलाके की एक सब्जी मंडी में तो लोगों की भीड़ ने सारी हदें पार कर दी। कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर लोग सब्जियों की खरीदारी करते दिखाई दिए। इस मंडी में आए लोगों ने लॉकडाउन के सारे नियम कायदे भुला दिए। वहां सभी एक दूसरे के नजदीक खड़े दिखे। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को भी तार तार कर दिया। इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिना मास्क पहने ही सामान खरीदने पहुंच गए। कुछ ही देर में भीड़ इतनी बढ़ गई कि वहां की सड़क से गाड़ियों का गुजरना भी मुश्किल हो गया।
इसी तरह के हालात पटना में भी दिखाई दिए, जहां की एक छोटी सी सब्जी मंडी में सुबह सुबह भीड़ जमा हो गई। इस भीड़ में कई ऐसे लोग दिखे जिनके मुंह पर मास्क तक नहीं थे। सौभाग्य की एक बात है कि महामारी से हम लोगों को हमारे अलावा कोई नहीं बचा सकता, और हम अगर अपनी जान की थोड़ी सी भी परवाह करते तो सब्जी खरीदने के बहाने मंडियों में इतना उधम नहीं मचाते, क्योंकि ये बात कब की समझ गए होते कि सब्जी मंडी तो रोज खुल रही है, फिर वहां ऐसे टूट पड़ने का क्या मतलब है कि मानो सब्जी आखिरी बार खरीद रहे हैं। कि दूसरी लहर से जारी लड़ाई के बीच केंद्र ने एक बार फिर राज्यों से टीके की बर्बादी रोकने की अपील की। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया कि झारखंड में करीब 37% टीके की बर्बादी हुई, क्योंकि दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ रहा, जहां 30% वैक्सीन की बर्बादी दर्ज की गई। इसी तरह तमिलनाडु में 15% टीके खराब हुए, जबकि जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में करीब 11% टीके खराब होने की बात सामने आई, जिसे केंद्र ने राष्ट्रीय औसत 6.3% की तुलना में बहुत ज्यादा बताया। यही वजह रही कि केंद्र को इन राज्यों से टीके की बर्बादी रोकने की अपील करनी पड़ी, मगर केंद्र के इन आंकड़ों पर झारखंड और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने सवाल उठा दिए, तो वहीं बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के गंगा किनारे दफन शवों से राम नाम लिखी चादर हटाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मामले की जांच के लिए जिला प्रशासन ने एक कमेटी बना दी। ये मामला एक वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ लोग गंगा किनारे दफन शवों पर ओढ़ाई गई चादर हटाते नजर आए। जो शख्स ये काम कर रहा था वो दफनाए गए शवों पर डाली गई चादरों को एक एक कर खींच रहा था, और इन्हीं तस्वीरों के सामने आने के बाद राज्य की सियासत में खलबली मच गई। प्रियंका गांधी ने तो इस वीडियो को शेयर भी किया और राज्य सरकार से सवाल पूछा कि शवों से राम नाम लिखी चादर क्यों हटाई गई। यही नहीं, उन्होंने इसे मानवता का अपमान बताया। हालांकि राज्य सरकार विपक्ष की इन बातों को गलत ठहरा रही है। मुख्यमंत्री के दफ्तर की तरफ से भी इस मामले में एक ट्वीट किया गया, जिसमें एक अखबार का आर्टिकल शेयर करते हुए दावा किया गया कि 3 साल पहले जब कोरोना नहीं था तब भी गंगा किनारे की तस्वीरें ऐसी ही थीं। शवों से चादर हटाने का यह मामला प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट का बताया गया, जिसकी जांच के लिए प्रयागराज के डीएम भानुचंद्र गोस्वामी और डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने एक कमेटी बनाई। गुजरात हाईकोर्ट ने वैक्सीनेशन पर राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए। न्यूज़ 18 के जनक दवे की रिपोर्ट है कि वैक्सीनेशन पर अदालत ने गुजरात सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि लोगों को ऑनलाइन के साथ साथ स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा दी जाए, जिसका मतलब यह हुआ कि लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर ही रजिस्ट्रेशन करवाने की सहूलियत मिले। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद वैक्सीन कैसे बर्बाद हो रही। यही नहीं, कोर्ट ने दूसरी डोज का समय बार बार बदले जाने पर भी सवाल उठाए और निर्देश दिया कि सरकार उन लोगों को प्राथमिकता दे जो पहली डोज लगवा चुके हैं और दूसरी डोज लगवाने का इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद राज्य सरकार ने भरोसा दिया कि इन दिशा निर्देशों को लागू करने की कोशिश की जाएगी। हत्या के आरोप में गिरफ्तार पहलवान सुशील कुमार से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया, जिससे साफ होता है कि कुख्यात बदमाशों से सुशील कुमार के रिश्ते बरसों पुराने हैं, जिनमें दिल्ली और हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर काला जठेड़ी भी शामिल है। सामने आया वीडियो 2019 में हुई गैंगस्टर काला जठेड़ी के भाई की शादी का है। सोनीपत में हुई इस शादी में पहलवान सुशील कुमार भी पहुंचे थे। शादी में आए जठेड़ी के साथियों ने सुशील के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई थी। उस वक्त काला जठेड़ी जेल में था और शादी में शामिल होने के लिए पैरोल पर बाहर आया था। उसके साथ वीडियो में पुलिस वाले भी दिखे, लेकिन इसके बावजूद शादी में खुलेआम हथियार लहराए गए और हवाई फायरिंग भी की गई। हालांकि अब काला जठेड़ी को सुशील की जान का दुश्मन बताया जा रहा है। सौभाग्य की एक बात है कि संदीप उर्फ काला जठेड़ी हरियाणा और दिल्ली पुलिस का वांटेड अपराधी है, जिसके देश से बाहर भाग जाने की आशंका है, जिससे दोस्ती करके सुशील पहलवान विवादित संपत्तियों की खरीद फरोख्त के धंधे में शामिल था, ऐसा आरोप है। और सागर पहलवान की हत्या की वजह भी यही बताई जा रही है, जो काला जठेड़ी का करीबी था। मध्य प्रदेश में अनलॉक से पहले सरकार के मंत्री लोगों को जागरूक करने में जुट गए। अगर हालात काबू में रहे तो राज्य सरकार वहां 1 जून से धीरे धीरे कोरोना कर्फ्यू हटाने की शुरुआत कर सकती है। लेकिन अनलॉक का सिलसिला शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने राज्य में घर घर सरकार नाम की मुहिम की शुरुआत की, जिसके तहत मंत्रियों को लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मध्य प्रदेश में 1 जून से जो सरकार है कोरोना अनलॉक करने की तैयारी में है। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने इस बात का जिम्मा संभाला और लाउडस्पीकर के जरिए लोगों तक ये बात पहुंचाई कि रियायत पाने के लिए उन्हें नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सुनिश्चित करें कि इस महीने के अंत तक हमारे शहर को कोरोना मुक्त करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में थोड़ी थोड़ी ढील देने की तैयारी कर रही है। अब मध्य प्रदेश में हम
सुचारू रूप से जीवन चले, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि किस शहर में कितनी छूट देनी है, इसका फैसला 31 मई को हालात का मुआयना करने के बाद लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि इस हंगामे की शुरुआत तब हुई जब तेज आवाज में गाना बजाने पर एक पक्ष ने दूसरे को टोक दिया, जिस पर विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से भिड़ गए। शुरू में ये लड़ाई दोनों पक्षों के लड़कों के बीच हुई, लेकिन जल्द ही इसमें महिलाएं भी शामिल हो गई। इसके बाद तो वहां जमकर लात और मुक्के चलने लगे। कुछ लोग डंडे बरसाते भी दिखाई दिए। इस बीच एक महिला दौड़ती हुई वहां पहुंची और दूसरे पक्ष के एक आदमी को चप्पल से पीटने लगी, लेकिन तुरंत ही उसे इस हमले का जवाब भी मिल गया। आसपास के लोग दूर से इस लड़ाई को देखते रहे, कोई बीच बचाव के लिए आगे नहीं आया। यही वजह रही कि दोनों पक्षों में काफी देर तक मारपीट होती रही, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस दौरान कुछ लोगों के कपड़े भी फट गए, लेकिन इसके बावजूद वो पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे। खबर है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और इसकी जांच में जुट गई। सौबात की बात यह कि अगर गाने बजाने की आवाज पड़ोसियों को बुरी लगे तो उसका एक ही मतलब है कि हमने पड़ोसी को दुश्मन बना रखा है, क्योंकि तेज आवाज में गाना बजाने के विरोध में ऐसा खून खराबा जानी दुश्मन ही कर सकते हैं। जिनके गुस्से की आग पुलिस ने ठंडी नहीं की तो वो और भड़केगी। बिहार के जहानाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां नेशनल हाईवे पर एक 3 मंजिला मकान अचानक ढह गया। इस घटना की तस्वीरों को आसपास के कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें हादसे से पहले वहां थोड़ी चहल पहल दिखी। एक ट्रक भी उसी समय वहां से गुजरता दिखाई दिया, जिसके तुरंत बाद वो मकान ताश के पत्तों की तरह ढहकर जमीन पर आ गिरा। मकान के गिरते ही वहां धूल का गुबार छा गया। बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचा। इस घटना को देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। थोड़ी ही देर में वहां आसपास के कई लोग भी जुट गए। बाद में लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी। सौबात की बात यह कि छोटे शहरों और कस्बों में ज्यादातर लोग मकान बनाते समय खुद ही सिविल इंजीनियर बन जाते हैं और बिना सोचे समझे कई मंजिला मकान बनवा लेते हैं, जबकि बुनियाद इनका बोझ बर्दाश्त करने के लायक ही नहीं। और इसी वजह से नए बने मकान भी धराशायी हो जाते हैं, जैसा कि जहानाबाद के मखदूमपुर कस्बे में यह हुआ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की तैयारियों पर राज्य के कई जिलों का दौरा किया। वहां बीते कई दिनों से मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं। इस बार देवरिया और कुशीनगर जिले के दौरे के लिए न्यूज 18 की टीम भी मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर में सवार हुई। और न्यूज 18 की टीम ने कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में यूपी सरकार की तैयारियों को बारीकी से देखा। जैसे ही मुख्यमंत्री देवरिया पहुंचे तो बिना वक्त गंवाए वो सीधे वहां के सरकारी अस्पताल रवाना हो गए। अस्पताल में सबसे पहले उन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई पर वहां के डॉक्टरों से जानकारी ली। सीएम योगी देवरिया के जिला अस्पताल में पहुंचे हैं, जहां वो ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके साथ सरकार के विधायक और मंत्री मौजूद हैं। ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने के बाद योगी आदित्यनाथ अस्पताल के अंदर गए। वहां काम में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों से भी सीएम ने बात की। साथ ही कोविड सेंटर में मरीजों को दी जाने वाली सारी सुविधाओं की जानकारी भी ली। उत्तर प्रदेश आने वाले 1-2 महीने के अंदर ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद मुख्यमंत्री ने इलाके के जनप्रतिनिधियों से बात की और उन्हें कोरोना से लड़ने का मंत्र दिया। और एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कोरोना पर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस बैठक में भी सीएम ने कोरोना से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां लंबे वक्त बाद शराब की दुकान खुलने पर कुछ लोगों ने दुकान के बाहर ही पूजा शुरू कर दी। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद वहां शराब की ज्यादातर दुकानों पर लोगों की जबरदस्त भीड़ जुट गई। लेकिन भीड़ के बीच सबसे दिलचस्प तस्वीर रायपुर के गंज इलाके से सामने आई। वहां शराब खरीदने के बाद एक शख्स ने एक नारियल पर कुछ अगरबत्तियां लगाई और शराब मिलने की खुशी में भगवान का शुक्रिया अदा किया। इतने लंबे वक्त बाद उसके लिए शराब का मिलना मन की मुराद पूरी होने जैसा हो गया। जय हो भक्ति देवता की। उस दुकान के बाहर ऐसा करने वाला वो अकेला नहीं था। उसके साथ कुछ और लोगों ने भी शराब मिलने पर भगवान को हाथ जोड़ते हुए खुशी जताई। छत्तीसगढ़ के बाकी इलाकों में भी शराब की दुकानों के बाहर जबरदस्त भीड़ देखी गई। एक दुकान के बाहर तो कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी नजर आई। वहां ज्यादातर लोग अपनी मोटरसाइकिलों में शराब लेने पहुंचे थे। उनकी मोटरसाइकिलें भी सड़क के दोनों ओर कई किलोमीटर की दूरी तक खड़ी दिखी। हालांकि वहां शराब खरीदते वक्त लोग इतने बेसब्र हो गए कि उन्होंने एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने का ध्यान तक नहीं रखा। शराब खरीदने की ऐसी ही होड़ राज्य की कई शराब की दुकानों पर देखी गई।
सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में है जहां शराब की सबसे ज्यादा खपत होती है और वहां लॉकडाउन की वजह से शराब के शौकीन ही सबसे ज्यादा परेशान थे, जिन्होंने शराब की दुकान खुलते ही मनमानी शुरू कर दी। राजस्थान की राजधानी जयपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां हाईवे पर एक टैंकर पलटने के बाद उसमें भरे तेल को लूटने की होड़ मच गई। बताया गया कि सोयाबीन के तेल से लदा टैंकर बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गया, जिसके बाद वहां तेल लूटने के लिए लोग टूट पड़े। इस घटना की खबर जैसे जैसे फैलती गई, वहां लोग ड्रम, डिब्बे और बाल्टियां लेकर पहुंचने लगे। तेल के लिए टैंकर के पास लोगों का जमावड़ा लग गया। इनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी शामिल थे। हादसे के बाद तेल टैंकर से बहकर जमीन पर फैल गया था, जिसे उठाने की लोगों में होड़ मच गई। जिसको जो मिला वो उसी में तेल भरकर ले जाता दिखा। भीड़ की वजह से वहां ट्रैफिक जैम जैसे हालात बन गए, लेकिन लोग सब कुछ भूलकर बस ज्यादा से ज्यादा तेल बटोरने की कोशिश में जुटे नजर आए। इतना ही नहीं, इस बेपरवाह भीड़ को देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वाले भी घटना वाली जगह पहुंच गए और लोगों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। सौभाग्य की बात है कि लालच में अंधे होने के बाद हम लोग इंसान से जानवर बन जाते हैं, जिन्हें हादसे के बाद ट्रक से बिखरा सामान तो दिखता है, लेकिन हम ट्रक के ड्राइवर या क्लीनर या उसमें सवार किसी के बारे में भी नहीं सोचते कि वो जिंदा भी बचे हैं या नहीं। और ये तो हम कतई नहीं सोचते कि इस तरह से सामान लूटना कानून की नजर में चोरी ही है।